Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Raj and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स को लेके, क्योंकि अगर आपको रिजोल्यूशन करना नहीं आता तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे ताकि फिजिक्स में आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। तो देखते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह से रिजोल्यूशन होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि इस जो सिस्टम है इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अभी 2D है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है। अगर हम जेड एक्सिस भी लेते तो ये 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 2D रिजोल्यूशन। अगर वेक्टर आपको गिवन है और आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, एक्स और वाई, सिर्फ दो ही एक्सेस आपको गिवन है, तो वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए, जैसा लास्ट लेक्चर में पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसको ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, और अब ये ऑब्जर्वर इसकी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना चाहता है, इसकी वेलोसिटी, इसके एक्सेलरेशन, इसका स्पीड, सब कुछ मेजर करना चाहता है। तो मेजर करने के लिए सबसे पहले इसको ये पता होना चाहिए ये कितना इससे डिस्टेंस पर मौजूद है। तो चलिए, अगर ये ओरिजिन है अपना और ये कोई P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया इस तरह से। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले इसको थोड़ा सा x में मूव करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ा सा y में मूव करेगा, तब इस पॉइंट P पर पहुंचेगा ये ऑब्जर्वर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। ये इसका कोऑर्डिनेट है, यानी इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी पोजीशन है। जब ऑब्जर्वर हो, कोई भी ऑब्जर्वर है, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऑब्जर्वर को हमेशा ओरिजिन पे लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात समझाया था। तो चलिए, अब ये जो डिस्टेंस है ये x है, आपको पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो y है। चलिए, ये y है, ये x है, और ये कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको p गिवन है। सॉरी, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि हमने p पॉइंट इसको लिया है तो हम इसको q मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है q। ये कोई OP वेक्टर है, OP वेक्टर। OP वेक्टर क्यों? यहाँ पर टेल है, यहाँ पर हेड है, तो हमने बोला ये OP वेक्टर है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका Q है। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास Q। Q कुछ गिवन हो, और आपको ये बोला गया है ये Q जो है वो थीटा एंगल बनाता है। Q जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो रिजोल्यूशन कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। जैसे आपने वेक्टर का एडिशन, इससे पहले आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। वेक्टर एडिशन में आप क्या देखते थे कि आपके पास कोई ए वेक्टर था, उसके बाद आपके पास कोई बी वेक्टर था, और आपको रिजल्टेंट मिलता था। ए और बी को जब आप ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता था। यहाँ जस्ट कंसेप्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ आपको ऑलरेडी एक वेक्टर गिवन है, आपको बस ये बताना है कि कौन से वो दो वेक्टर हैं जिनसे मिलके ये बना है। यानी इस बार सिर्फ आपको आर गिवन है और ए और बी बताना है। रिजोल्यूशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो वेक्टर आपको गिवन है आपको बताना है ये किन दो वेक्टर से मिलके बना है। तो हम उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, ए और बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। ये एंगल आपको थीटा गिवन है कि ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बना रहा है थीटा। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? अगर वो एंगल इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, एंगल अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव एंगल होगा। तो ये तो बात हो गई एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव की। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत समझाया था समझने के लिए पहले भी।
अगर आपको ये निकालना है, ये मान लीजिए इसको भी हम पॉइंट कर देते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। इसको आप, ये O है, यहां तक जहां तक X है हमने माना ये पॉइंट हो गया आपका C, और C ना लेके हम इसको X ही बोल देते हैं। यहां तक X है तो इसको बोल देते हैं X, यहां पर ये इतना आपका X है और ये Y है। तो OX वेक्टर प्लस X Y वेक्टर, और ये आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। चलिए हम मान के चल रहे हैं ये एक वेक्टर है, क्योंकि x में पहले मूव किया फिर y में मूव किया, तो आपको ये वाला मिल जाना चाहिए। यहां पर आपको थीटा एंगल गिवन था, ये आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये कितना होगा। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ x और y है तो यहाँ पर भी एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये x है और ये एकदम इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। तो अगर आपको ये फाइंड करना है और ये आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, तो ये कितना हो गया, इसको और इसके रेशियो को आप जानते हो कॉस कहते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका बेस ये है, हाइपोटेनियस आपका ये है। तो आपको क्या पता है, यहाँ पर एंगल पता है आपको कॉस थीटा, और आपको निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनियस। आपको निकालना क्या है बेटा, सॉरी आपको निकालना है बेस। तो बेस निकालना है आपको, ये निकालना है जो OX वो कितना हो गया, आप हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइपोटेनियस है अपना Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो इसीलिए ये जो कंपोनेंट निकल के आता है जब आप वेक्टर रिजॉल्व करते हो, तो ये जो नीचे रिजॉल्व करते हो, आपको इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में जब आप रिजॉल्व करते हो इस तरह से Q वेक्टर को, तो आप बोलते हो अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये जो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा Q cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड का साइन है Q का, इसीलिए ये आता है Q cos थीटा। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे Q cos थीटा मैंने लिखा। ये एक रिजॉल्व हो गया। दूसरा वेक्टर आप जानते हो इस तरह से रिजॉल्व हुआ है। अब इसके लिए आपको ये पता है, आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पर लगाएंगे हम साइन। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो निकल आएगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका Q साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी Q साइन थीटा, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को आप कहीं भी स्पेस में मूव करा सकते हो। तो ये आपका हो गया Q cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आ गया आपके पास ये Q sin थीटा। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि ये Q cos थीटा Q sin थीटा क्यों लिखते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए कि किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि ये कैसे आता है, ये आपने बार बार सुना होगा Q sin थीटा Q cos थीटा। क्यों Q sin थीटा Q cos थीटा लिखते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो वेक्टर का रिजॉल्व करने के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हमेशा, और मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपके पास है रिजोल्यूशन इज ऑलवेज डन एट द डाइवर्जन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपके पास रिजोल्यूशन इज ऑलवेज डन इन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीसरा पॉइंट आपके पास है द वेक्टर विच इज रिजॉल्व मस्ट लाई इन बिटवीन दोज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन टू विच टू बी रिजॉल्व। अब समझते हैं इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से। पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि आप जिन दो वेक्टर में किसी भी वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हो तो आपके पास दो कंपोनेंट में वो वेक्टर रिजॉल्व होता है। जैसे ये कोई P वेक्टर है, अब इसको मैंने रिजॉल्व किया और ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये हो गया P cos थीटा। जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसके साथ आता है cos। और इस वेक्टर के जो ये आपने रिजॉल्व किया है P cos थीटा,
इसके 90 डिग्री पर, इससे देखेंगे इसके 90 डिग्री पर दूसरा कंपोनेंट आएगा p sin थीटा। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करो, इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो जो कंपोनेंट आएंगे वो इसके डाइवर्जेंट पॉइंट से स्टार्ट होंगे। जो ये अपना p वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंट पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट को जहां पर टेल होती है उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो दो वेक्टर आप रिजॉल्व करोगे वो इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले होंगे, यानी उनका टेल भी इसी पॉइंट पर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जिन दो वेक्टर में आप रिजॉल्व करोगे, ये दो वेक्टर में हमने रिजॉल्व किया, ये दो कंपोनेंट है इसके, इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। जो दो कंपोनेंट में आपने रिजॉल्व किया है, वो जो वेक्टर रिजॉल्व हुआ है वो इनके बिटवीन लाई करना चाहिए। यानी कि अगर मैंने ये वेक्टर रिजॉल्व, ये वेक्टर है आपके पास कोई क्यू वेक्टर है, इसके मैंने कंपोनेंट किए, ये आया एक कंपोनेंट, एक निकाल दिया ये, तो ये गलत है। अगर आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो जो भी वेक्टर दो रिजॉल्व होंगे उनके बिटवीन ही लाई करना चाहिए जिस वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है। यानी ये वेक्टर उन दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा जिनको आपने रिजॉल्व किया है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ ए वेक्टर होता था, यहाँ पर बी वेक्टर होता था, तो रिजल्टेंट कहीं इनके बिटवीन ही तो लाई करता था, रिजल्टेंट इनसे बाहर नहीं जाएगा। उसी तरह वही कंडीशन अभी भी है कि अगर ये वेक्टर है तो ए और बी जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ए और बी जिन जिन वेक्टर से मिलकर ये बना होगा वो भी इनके बिटवीन ही ये वेक्टर लाई करेगा। फिर से आप समझ लीजिए इस पॉइंट को। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो वेक्टर आप रिजॉल्व करोगे वो आपके डाइवर्जेंट पॉइंट से ही रिजॉल्व होंगे। दूसरा ये है कि आपने पहला वेक्टर आप कॉस वाला देखिए कि किसके साथ एंगल बना रहा है, वो हो गया कॉस। दूसरा जो वेक्टर होगा वो इस वाले वेक्टर से 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो ये वाले वेक्टर से 90 डिग्री एक यहां भी बन सकता था, पर यहां नहीं बनाना। आपको 90 डिग्री इस तरह से लेना होगा कि आप जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो वो उन दो कंपोनेंट के बीच में ही लाई करना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। ये तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बस 3 पॉइंट ये याद रखने हैं, इसी तरह से आपको रिजॉल्व करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगी ये वाली बात। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। चलिए फिजिक्स में जब आपको आगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि यहां पर एक रिंग है इस तरह से, ये एक रिंग है और ये एक स्ट्रिंग से अटैच है और यहां पर एक पुली अटैच है। ये पुली आपका इस तरह से अटैच है और पुली से अटैच है एक मास। अब कॉमन सेंस कहता है कि जब ये मास नीचे जाएगा तो ये जो रिंग है, ये भी आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो रिंग है ये भी आगे की तरफ मूव करेगा। ये एक रॉड है, रॉड में एक रिंग फंसाई हुई है, एक रिंग को फंसाया हुआ है, उस रिंग से एक स्ट्रिंग को अटैच किया है। यहाँ पर एक पुली है और पुली से एक मास को अटैच किया हुआ है। तो जब मास नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये रिंग जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब ये तो कॉमन सेंस अपना बोलता है कि ये रिंग आगे जाएगा, और आपको ये गिवन है कि रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पाइप रॉड जो भी है और ये जो स्ट्रिंग है, इसके बीच में एंगल है थीटा डिग्री। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ये रिंग जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में, ये किस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। ये लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिजोल्यूशन का कि किस तरह से रिजोल्व करोगे आप। तो आप देख रहे हो इसके साथ अगर थीटा एंगल है तो पहला कंपोनेंट ब्रेक होगा इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट ब्रेक होगा इस तरफ। अब सर इस तरफ भी तो ले सकते थे, इस वेक्टर के 90 डिग्री में तो ये भी है, बिल्कुल ले सकते थे। अगर इस तरफ ले लेते तो क्या इस स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है अभी एक तरीके की वेलोसिटी जो होगी वो स्ट्रिंग की निकालेंगे, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये इधर जाएगा नीचे की तरफ उसी वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि हम रिजॉल्व करने वाले हैं इस स्ट्रिंग को ही,
क्योंकि वेलोसिटी इस स्ट्रिंग में होगी, इसकी वजह से इस रिंग में आएगी। तो इस स्ट्रिंग को अगर रिजॉल्व करने वाले हो तो अपना मेन वेक्टर तो हो गया ये स्ट्रिंग, तो जो कंपोनेंट होंगे उन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही लाई करना चाहिए जिसको आपने रिजॉल्व किया है। आप इसको इस तरह से 90 डिग्री पर नहीं बना सकते। पहला पॉइंट ये था कि जब भी दो वेक्टर में रिजॉल्व करोगे वो उसके डाइवर्जन पॉइंट से रिजॉल्व होंगे, तो ये इसका डाइवर्जन पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि पहले आप कॉस वाला कंपोनेंट लिख लीजिए, आराम से लिख लिया हमने, ये लिख लिया। तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा साइन वाला, वो इस कॉस वाले से 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो 90 डिग्री सर यहाँ भी बना रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है, कौन सा लेना है? वो वाला कंपोनेंट उस तरफ लेना है जिस तरफ ये दोनों के बिटवीन लाई कर जाए, जिस वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है। ये एग्जांपल हो गया आपका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे। एक लेक्चर में मैंने आपको ये क्यू चार्ज वाला एक एग्जांपल बताया था। यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है। ये टेस्ट चार्ज है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की ज्योमेट्री फॉर्म हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोला जाता है? जिसमें सभी साइड ट्राइंगल की इक्वल हो और सभी जो एंगल है, इंटरनल एंगल, वो सारे के सारे इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल होंगे। और एंगल है कितना? ये 60 डिग्री एंगल है अपने पास। तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा, इस तरफ इसको धकेलने की कोशिश करेगा। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, इसका भी फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। अब फोर्स के जो मैग्नीट्यूड आने वाले हैं वो सिमिलर होंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, तो जो भी फोर्स आएगा वो भी सेम ही होगा। तो अब अब इनके कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब ये दो वेक्टर आपस में 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। कैसे 60 डिग्री? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये वाले ज्योमेट्री के कंसेप्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अभी जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो अब अगर रिजोल्यूशन के कंसेप्ट को लगा के आप इस फोर्स को निकालना चाहते हो, तो फोर्स का एक कंपोनेंट, अभी हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स का एक कंपोनेंट हमने ये ब्रेक किया, दूसरा कंपोनेंट हमने ये ब्रेक कर लिया। इस डायरेक्शन में भी तो कर सकते थे। अगर हम इस तरफ एक कंपोनेंट बना देते तो फिर बेटा ये वाला जो रिजोल्यूशन जो आपने किया है जिस वेक्टर का, वो उनके बिटवीन लाई नहीं करता। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से फेंका गया है और इस पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, लगातार ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। और आपको ये गिवन है इस वेक्टर g के साथ, ये जो v वेक्टर है वो थीटा एंगल पर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो अब आपको रिजॉल्व करना है। तो आपने बोला सर ये थीटा है, तो इधर ही कर देते हैं, जी को हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर इधर लिख देते हैं जी कॉस थीटा। चलिए ठीक है, एक बार आपकी बात मानते हुए हमने लिखा जी कॉस थीटा। तो एक वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर इनके इस वेक्टर के जो जी कॉस थीटा है इसके 90 डिग्री पर लाई करना चाहिए। तो 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो अगर मैंने ये जी साइन थीटा बना दिया तो आप देख रहे हो जिस वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया वो तो उससे बाहर हो गया। तो इट मीन्स हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते कि वी के ही डायरेक्शन में कर दें। बेटा आप कंफ्यूज मत होइए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एंगल तो आपने देख लिया थीटा बना रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि उसी के डायरेक्शन में ही जी कॉस थीटा लिख लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। बस आपको वो कंपोनेंट कॉस थीटा वाला थीटा की डायरेक्शन में लेना है, बिल्कुल उसी के ऊपर नहीं ले लेना है। तो अपने को दो कंपोनेंट इस तरह से एडजस्ट करने होंगे कि ये जिसको रिजॉल्व किया है वो उनके एक तो मिड में लाई करे, दूसरा इसके डाइवर्जन पॉइंट से स्टार्ट करे। चलिए, तो हम जी कॉस थीटा यहां ना लेते हुए थोड़ा इस तरह से शिफ्ट करते हैं, जी कॉस थीटा, और इस तरह से शिफ्ट किया कि ये इसके 90 डिग्री पर आ गया आपका जी साइन थीटा। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए या तो हम ये कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट निकालने वाले थे, या तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में ले लीजिए जो वेक्टर आपको गिवन है ये v। और अगर b की डायरेक्शन में ले रहे तो जी साइन थीटा के बिटवीन में ये लाई नहीं कर रहा, प्रॉब्लम हो रही है।
तो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, या तो हम उसकी डायरेक्शन में ले लें या एक कंपोनेंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। कोशिश अपनी ये रहती है, अगर इस तरह से रिजॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा तो आप उसको एडजस्ट कीजिए, जिस तरह से रिजॉल्व हो सके उस तरह से उसको रिजॉल्व कीजिए। चलिए, तो पहला कंपोनेंट आपने देखा थीटा की डायरेक्शन में हमने लिया, वो आ गया जी कॉस थीटा। पहले तो हम यहां लेने वाले थे, पर जब हमने देखा कि अगर हम यहां लेते हैं तो जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कहीं यहां आ जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट जो अपना जिस वेक्टर को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो उनके बिटवीन लाई नहीं करेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया और ये यहां तक ले आई। अब ये जो आ गया वेक्टर आपका जी कॉस थीटा, इसके 90 डिग्री पर कहीं ना कहीं जी साइन थीटा होगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया एक, और दूसरा आपका ये हो गया। तो जरूरी नहीं है अगर जिसके साथ एंगल बना रहा हो आप डायरेक्ट उसी तरफ जी कॉस थीटा ले लीजिए और फिर दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पर। अब यहाँ सारी चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं। पहला पॉइंट डाइवर्जेंट पॉइंट से ही रिजॉल्व होना चाहिए, हो रहा है। आपने थीटा जिस जिस डायरेक्शन में है उधर कॉस का कंपोनेंट लिया, बिल्कुल लिया है। इस वाले जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला, क्या दूसरा कंपोनेंट उसके 90 डिग्री पर लाई करता है? बिल्कुल करता है। इन दोनों वेक्टर के बीच में जी कॉस थीटा, ये आपका जी कॉस थीटा और आपका जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होंगे हमेशा। और जो आपका वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है क्या उन दोनों वेक्टर के बिटवीन लाई करता है? हो गया आपका रिजोल्यूशन। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। जब इतना समझ लिया, ये प्रोजेक्टाइल की कंडीशन है। जो ये v है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कुछ, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जस्ट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट है जी का, जी साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, ये इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगा। यानी अगर ये बॉल इस तरह से आपने फेंका है तो इसकी स्पीड को कम करेगा। ये जी जो है, जो फोर्स लग रहा है लगातार, जैसे यही ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करूं तो जी डाउनवर्ड लगेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, इसको स्लो करने की कोशिश करेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या करता है सर? दूसरा कंपोनेंट ये करता है कि अगर हम इसे v वेलोसिटी से फेंकते हो, जी ना लगता, तो ये स्पेस में अगर होता तो ये डायरेक्ट इसी तरह से मूव करता रहता, पर जी लग रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह से मूव नहीं करेगा। आप जानते हो ये ऐसे जाएगा और इस तरह से गिरेगा। तो जी कॉस थीटा जो करता है वो इसकी डायरेक्शन को बदल देता है। वो ये ना हो के कुछ पैराबोलिक पाथ बनाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेता है। ये स्ट्रेट लाइन होने वाला था, प्रोजेक्टाइल हो गया इस कंपोनेंट की वजह से। इसकी वेलोसिटी जो थी वही रहती अगर जी ना लगता तो, पर जी लगा हुआ है और उसका एक कंपोनेंट जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके मैग्नीट्यूड को भी धीरे धीरे कम करेगा, स्लो करेगा। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे डाउनवर्ड फॉल करने लगेगा इस तरह से। तो ये तो कंसेप्ट हो गया आपको वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। ये वाले कंसेप्ट जो है आगे आने वाले चैप्टर पे हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन करते जाओगे ये रिजॉल्व करना आपको आ जाएगा अच्छे से। अभी जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। जब ये सब क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां मैं सारे कंसेप्ट आपको ये सब बताऊंगा और बार बार आपको रिजॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ आपको बस ये जो 3 पॉइंट थे वो याद रखने हैं, बाकी जो कंसेप्ट यूज होने वाले थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अभी हमने जिन भी वेक्टर को रिजोल्व किया है उनको हमने 2D में रिजोल्व किया है, ना कि 3 डायमेंशन में रिजोल्व किया है। अब 2D में रिजोल्व करने का तरीका हो गया कि एक कॉस में टूटेगा दूसरा साइन में, पर 3D अगर x, y और z तीनों एक्सिस गिवन हो, फिर आपसे पूछा जाए कि इसको रिजोल्व कीजिए, इसके कंपोनेंट बताइए, तो उसका तरीका दूसरा होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।